जानेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में। शिक्षा शास्त्र एक सजीव गतिशील प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया मतलब क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर जो हमारे बीच में व्यवहार होता है, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं जो, तो उसको क्या बोला गया है, अंतःक्रिया होती रहती है। और संपूर्ण अंतःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। ये जो इंटरेक्शन है, ये जो अंतःक्रिया है, अध्यापक और स्टूडेंट के बीच का व्यवहार है जो, तो वो किस पर, उसका कोई लक्ष्य होता है, लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षण शास्त्र के आधार पर एक दूसरे के व्यक्तित्व से लाभान्वित होते हैं और प्रभावित होते रहते हैं, और यह प्रभाव किसी विशिष्ट दिशा की ओर स्पष्ट रूप से अभिमुख होता है। अभी यह कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, ठीक है। ये जो अंतःक्रिया है कि भाई हमें इसका लक्ष्य क्या है, कुछ सीखना है, ठीक है। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विविध अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहलाता है। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। शैली मतलब स्टाइल हमारा क्या है सीखने का, नीतियां विधियां क्या है, ठीक है। शिक्षक अध्यापक कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आए, ठीक है। उसकी टेक्निक्स है, आप उसकी विधियां है, वो जो भी कार्य करता है इस तरह से करता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे का अधिगम हो सके, समझ में आ सके, ठीक है। आगे देखेंगे, बदलते समय के साथ संपूर्ण शिक्षा चक्र गतिशील है। इसकी गति किस दिशा में हो रही है, कौन प्रभावित हो रहा है, इस दिशा का लक्ष्य निर्धारित शिक्षा शास्त्र करता है। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहलाता है। इसमें अध्यापक की, ये वही है, दोबारा से रिपीट हो रहा है। जानेंगे इसके सिद्धांत, ठीक है। शिक्षण शास्त्र के सिद्धांत क्या है। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत क्या है भाई, करके सीखना। क्रिया द्वारा सीखने का मतलब है करके सीखना। बालक स्वभावतः ही क्रियाशील होते हैं, एक्टिव रहते हैं बच्चे, सक्रिय रहते हैं। निष्क्रिय बैठे रहना उनकी प्रकृति के विपरीत है। शांत नहीं बैठ सकते। उन्हें अपने हाथ पैर अन्य इंद्रियों के प्रयोग में लाने में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। स्वयं करने की क्रिया द्वारा बालक सीखता है, मतलब कि स्वयं करके बालक जल्दी सीखता है, ठीक है। हम उसे सैद्धांतिक ज्ञान के द्वारा नहीं सिखा सकते। जब बच्चा खुद करके सीखता है तो उसमें क्या होता है, अधिगम जल्दी होता है। इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अथवा अनुभव उसके व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाता है, मतलब कि परमानेंट नॉलेज बन जाती है, ठीक है। कभी ना, स्थायी ज्ञान क्या होता है, जो जिसको हम कभी नहीं भूलते, परमानेंट नॉलेज। अतः अध्यापक का अध्यापन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालक को स्वयं करने पर सीखने के अधिक से अधिक अवसर मिले। मतलब हमारा अध्यापन कार्य, पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को, बच्चों को अधिक से अधिक करके, स्वयं करके, खुद से करके सीखने का मौका मिल सके, ऐसा होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। जीवन से संबद्धता का सिद्धांत क्या है कि भाई ऐसे टॉपिक्स, ऐसे विषय होने चाहिए जो हमारे रियल लाइफ से संबंधित हो, ठीक है। यह सिद्धांत है अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है। बिल्कुल जिन चीजों को वह खुद जानते हैं उन चीजों से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने की उनके अंदर क्या है, उत्सुकता होती है। अतः पाठ्य वस्तु में जीवन से संबंधित तथ्यों को ही शामिल करना चाहिए। बिल्कुल हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें क्या है, हमारे जीवन से संबंधित ऐसे विषय शामिल करने चाहिए। अर्थात वास्तविक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से लिए गए तथ्यों को ही शामिल करना चाहिए। बिल्कुल जो हमारे वास्तविक जीवन में काम आ सके ऐसे टॉपिक हमें अपने करिकुलम में, पाठ्यक्रम में शामिल करने चाहिए। यदि अध्यापक काल्पनिक अथवा जीवन से असंबंधित तथ्यों को ही पढ़ाना चाहेगा तो छात्रों की रुचि उससे हट जाएगी। बिल्कुल ऐसे अगर टॉपिक्स होंगे, विषय होंगे जो सिर्फ काल्पनिक है, कल्पनाओं पर आधारित है, हमारे जीवन से जुड़ी कोई, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें हमारे जीवन में काम आ सके, तो वो क्या है, नीरसता उत्पन्न करेंगे ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक्स।
रुचि नहीं ले पाएगा बच्चा। हेतु प्रयोजन का सिद्धांत, जब तक बालकों में पाठ का हेतु अथवा उद्देश्य पूर्णता ज्ञान ज्ञात न हो, मतलब कि हेतु क्या है, उद्देश्य, किसी जो भी हम पाठ कर रहे हैं या विषय है, टॉपिक है, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, उसका नॉलेज हमें नहीं हो पाएगी, ना ही उसमें इंटरेस्ट होगा। वे उसमें पूर्ण ध्यान नहीं दे सकते। केवल पाठ का उद्देश्य जान लेने से मतलब है किसी चीज को जानना, जान लेने से भी काम नहीं चलता। यदि पाठ का उद्देश्य बालकों की रुचि को प्रेरणा देने वाला हो, मतलब ऐसा होना चाहिए हमारा उद्देश्य कि बच्चों को मोटिवेट कर सके, प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। इससे क्या है, बच्चा पूरा ध्यान सीखने में लगाएगा। चुनाव का सिद्धांत, ये देखिए, मनुष्य का जीवन काल अत्यंत कम है और ज्ञान का स्तर असीम है। असीम मतलब बहुत है। अतः पाठ्य सामग्री में संसार की अपार ज्ञान राशि में से अत्यंत उपयोगी वस्तुओं को चुनकर रखा जाना चाहिए। जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पाठ्य जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें बहुत ही उपयोगी विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, टॉपिक्स को शामिल किया जाना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत, संपूर्ण पाठ्य वस्तु बालक के सम्मुख एक साथ नहीं प्रस्तुत की जा सकती, बिल्कुल उसको विश्लेषित करके, कल हम जैसे शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे क्या है कि सभी उसको विश्लेषित किया जाता है, पाठ्य वस्तु को टुकड़ों में तोड़कर बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसे उचित खंडों, अनुवंतियों अथवा इकाइयों में विभक्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, यूनिट बनी होती है, पंक्तियां ऐसी हो जैसे कि सीढ़ियां होती हैं, इन्हें जैसे जैसे बालक पार करता जाएगा, उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा। इस लाइन का क्या मतलब है कि इस तरह से होनी चाहिए हमारी पाठ्य पुस्तक, जैसे पहले सरल टॉपिक्स होने चाहिए, फिर थोड़े मुश्किल, फिर थोड़े और टफ, ठीक है, इस तरह से, ताकि बच्चे का विकास होता जाए आगे से आगे, सरल से कठिन की ओर। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति क्या है भाई, उसी विषय को बार बार दोहराना, मतलब एक से ज्यादा बार दोहराना पुनरावृत्ति होता है। जैसे अब हमने फर्स्ट पेपर पढ़ा था वृद्धि और विकास, फिर लास्ट में भी, फिर बीच में भी हमने वृद्धि और विकास के बारे में कुछ और जाना, फिर और उससे ज्यादा उसके बारे में जानकारी ली। तो ये क्या है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत होना चाहिए। बालक किसी पाठ्य वस्तु अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा सकता है जब बार बार उसकी आवृत्ति कराई जाए। मतलब इस तरह से हमारे करिकुलम बना होना चाहिए, पाठ्यक्रम बना होना चाहिए कि जो टॉपिक्स हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीच में भी लास्ट तक वो कहीं ना कहीं दर्शाया जा सके, दिखाया जा सके बच्चों को, तभी उसका ज्ञान क्या होगा, स्थायी रहेगा। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र जानेंगे, ये सिद्धांत है। शिक्षण सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलो। बालक में पूर्व ज्ञान से संबंधित, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है भाई, पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को जानो, ठीक है, जितना बच्चे को ज्ञात है मतलब ज्ञान है, जितना ज्ञात है मतलब जानता है बच्चा, फिर उसको उसके बारे में बताना है हमें, जिससे वो अनभिज्ञ है, अज्ञात है, अभी उसको पता नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए यदि नया ज्ञान प्रदान किया जाए तो बालक को उसे सीखने में रुचि व प्रेरणा प्राप्त होगी। बिल्कुल जैसे कोई भी विषय है हमारा, कोई छोटा सा विषय, कोई कहानी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम बच्चों से पूछेंगे कौन थे महात्मा गांधी, आप क्या जानते हो, कितना जानते हो। तो ये क्वेश्चन अगर हम बच्चों से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम उनके पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के बारे में बच्चे पहले से कितना जानते हैं, ठीक है। ये होती है पीके टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण। ये चीजें आप समझते जाओ भाई, साथ साथ ये आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षण क्या होता है, जैसे आप प्रैक्टिकल बनाते हो उसमें एक कॉलम डाला जाता है, आप उसमें ये पूर्व पीके टेस्टिंग, तो वो पीके टेस्टिंग होती क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम भी कुछ भी पढ़ाने से पहले जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बच्चे पहले से कितना जानते हैं वो पता करना, पूछना, ठीक है, वो होती है पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो उससे रिलेटेड ही हम आगे पढ़ाएंगे और उसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे, तो बच्चों का क्या होगा, इंटरेस्ट लेंगे, रुचि से पढ़ेंगे, तो बालक उसे सीखने में रुचि व प्रेरणा प्राप्त
होती है, मोटिवेट होते हैं कि भाई जो हमें इस चीज के बारे में नहीं पता उसके बारे में जाने हम, ठीक है। इतना तो हमें पता था, आगे अगर हमें इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में नहीं पता तो और अच्छा जानेंगे। मनुष्य साधारणतः इसी क्रम से सीखता है, हम सब ने इसी तरह से सीखा है, ठीक है। इसलिए अध्यापक को अपनी पाठ्य सामग्री इस क्रम में प्रस्तुत करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमने बचपन से ऐसे ही सीखा। सबसे पहले क्या था कि ए फॉर एप्पल हमारे लिए सिर्फ खाने की चीज थी, बाद में जो चीजें उसके बारे में बहुत, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें ये होता है, वो होता है, वो हमें बाद में पता चली। पर सबसे पूर्व ज्ञान हमारा क्या था, पहले वाला हमारा ज्ञान क्या था भाई, कि एप्पल एक खाने की चीज है, फ्रूट है, ठीक है। फिर वो हमें जैसे ये पता चला ये फ्रूट की श्रेणी में आता है, फिर हमें आगे उसके बारे में जो उसके अंदर होता है उसके बारे में पता चला, ठीक है। सरल से कठिन की ओर चलो, बिल्कुल। ये देखिए, पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसके सरल भागों का ज्ञान पहले करवाया जाए। बिल्कुल सरल चीजें पहले आनी चाहिए, पहले करवाया जाए, तथा धीरे धीरे कठिन भागों को प्रस्तुत किया जाए। जो कठिन मतलब वो होते हैं विषय, उनको टॉपिक्स, उनको बाद में करवाया जाए, ताकि बच्चे का धीरे धीरे, बोला गया है ना, सीढ़ी की तरह होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम। फिर देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म क्या है, पहले हम बड़ी चीजों को जानेंगे, कि मोटी मोटी बातों को जान लेंगे, फिर उसके अंदर जो छोटी छोटी बात होती है, कोई भी विषय है हमारा, फिर उनको बारीकियों से जानेंगे। इस लाइन का मतलब ये है भाई, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलो। सूक्ष्म तथा अमूर्त विचारों को सिखाते समय उनका प्रारंभ आसपास की स्थूल वस्तुओं तथा स्थूल विचारों से करना चाहिए। मतलब जो हमें अगर किसी चीज को, कोई टॉपिक है हमारा, बारीकी से हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले मतलब मानव शरीर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या है कि भाई ये पूरा मानव शरीर है, किसी पार्ट के बारे में हमें पढ़ना है, ब्रेन के बारे में, ठीक है। वरना तो सबसे पहले हम बच्चों को ये दिखाएंगे ये ह्यूमन बॉडी है, और इसमें इस तरह से ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं। भाई किसी भी पार्ट के बारे में हमें जानना है बायोलॉजी में, तो हम धीरे धीरे मतलब उस सूक्ष्म छोटी छोटी बारीक चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे। तो उससे उससे जुड़ी सबसे पहले क्या है कि अमूर्त विचारों को सिखाते हुए उनका प्रारंभ आसपास की स्थूल वस्तुओं से, जो बड़ी चीजें हैं हमारे पास आसपास, तो वहां से शुरू करेंगे। वस्तुतः स्थूल विचारों से करना चाहिए। बिल्कुल पहले बड़ी बात बताओ, पूरा अगर हम पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, पेड़ों के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पूरा पर्यावरण के बारे में बताएंगे। तो ये देखिए हमारे आसपास की जो वायु है, ये क्या है, हमारा वातावरण है, पेड़ है। और फिर हम जो छोटी बारीकियों से जानने की चीजें उनके बारे में बताएंगे। बालक की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। बिल्कुल ठीक है। विशेष से सामान्य की ओर, किसी सिद्धांत की विशेष बातों को पहले रखें, फिर ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बन सके, ठीक है। सामान्य बातें तो बच्चे को लगभग पता भी होती है, पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण अलग है, और ये विशेष मतलब कि ऐसी चीजें हमें बतानी चाहिए जिससे बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो सके। किसी सिद्धांत की विशेष बातों को पहले रखें, फिर उनका सामान्यीकरण करना चाहिए। गणित, विज्ञान, व्याकरण, छंद, अलंकार शास्त्र की शिक्षा देते समय इसी क्रम को अपनाना चाहिए। आगमन प्रणाली में इसी प्रकार का उपयोग होता है। आगमन प्रणाली क्या है, जहाँ पे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या, आगमन निगमन विधि जो हमने पढ़ी थी। आगमन विधि में क्या है, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। निगमन विधि में क्या है, पहले नियम बताए जाते हैं जब कुछ भी सीखना हो। अनुभव से तर्क की ओर चलो, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा बालक यह है तो जान लेता है कि अमुक वस्तु कैसी है, किंतु वह यह नहीं जानता कि वह ऐसी क्यों है। अगर हमें इस बात का जवाब चाहिए तो हमें क्या करना होगा भाई, तर्क बुद्धि का प्रयोग करना होगा, ठीक है। बार बार निरीक्षण परीक्षण से वह इन कारणों को जान जाता है, अर्थात वह अनुभव से, पहले हमें अनुभव होना चाहिए, मतलब कि अर्थात वह अनुभव से तर्क की ओर बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है, जो चीज हमारे सामने है पहले भी हमने देखी थी, बिल्कुल सही, अनुभव है हमें उस चीज का,
अब ये ऐसी क्यों है, उसके लिए हमें अपनी रीजनिंग पावर का यूज करना पड़ेगा, तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बालक के अनुभूत तथ्यों के आधार पर बनाकर धीरे धीरे निरीक्षण व परीक्षण द्वारा उसकी तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल तर्क शक्ति का विकास करना चाहिए, ताकि बच्चा ये जान सके ये ऐसा क्यों है, क्या है, किस लिए है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये क्या है, हमारी तर्क शक्ति होती है भाई हर चीज को जानने की। पूर्ण से अंश की ओर चलो, वही पूर्ण से अंश की और बारीकियों की तरफ चलो। बालक के सम्मुख उसकी समझ में आने योग्य पूर्ण वस्तु या तथ्य को रखना चाहिए। ऐसी तथ्य मतलब ऐसे विषय रखने चाहिए, ऐसी वस्तु रखनी चाहिए जो उसके समझ में आ सके, ठीक है, जो उसके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग हो। इसके बाद उसकी विभिन्न अंशों के विस्तृत ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद हम उसके जो शाखाएं हैं, जो भाग हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। यदि एक पेड़ का ज्ञान प्रदान करना है, ये देखिए मैंने पहले भी बताया था, जैसे एक पेड़ का ज्ञान प्रदान करना है तो सबसे पहले हम उसको पेड़ के बारे में बताएंगे, फिर उसकी शाखाओं के बारे में बताएंगे। यदि एक पेड़ का ज्ञान प्रदान करना तो पहले संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाएगा, बाद में उसकी जड़ों, पत्तियों, फलों आदि का परिचय अलग अलग प्रकार से अलग अलग करवाया जाएगा। ठीक है, यही है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये भी जो नहीं पता वो जो ज्ञान है उसकी तरफ चलना है हमें, अज्ञात से ज्ञात के। और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर क्या है भाई, जो हमने टुकड़ों में तोड़ दिया है उनको जोड़ना कैसे, उस तरफ चलना है। तर्क पूर्ण विधि का त्याग व मनोवैज्ञानिक विधि का अनुसरण करो। तर्क पूर्ण विधि, बिल्कुल जो तर्क बुद्धि है उसका प्रयोग करते हुए विधि का त्याग व मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल ये तर्क पूर्ण विधि नहीं है। तर्क पूर्ण विधि का त्याग व मनोवैज्ञानिक विधि का अनुसरण करो। मनोवैज्ञानिक विधि को हमें प्रयोग करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक विधि का। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के प्रचार के कारण इस बात पर जोर दिया जाता है कि शिक्षण विधि व क्रम में बालकों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, रुचियों, जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति को ध्यान में रखा जाए। बिल्कुल हमारी शिक्षा, आज की शिक्षा कैसी है कि भाई बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड है, ये तो है ही, बाल केंद्रित तो है ही, साथ में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा मतलब मनोविज्ञान के द्वारा ही हम बच्चे को जान सकते हैं। मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होनी चाहिए, रुचियों को जानना चाहिए, जिज्ञासा, बच्चा क्या जानना चाह रहा है, उसकी जिज्ञासा क्या है, ठीक है, उसको जानना चाहिए। और ग्रहण शक्ति को कितना वो ग्रहण कर पाएगा, शक्ति को ध्यान में रखा जाए, उसके मेंटल लेवल को ध्यान में रखा जाए। इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा दो। इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा मतलब के इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा के भी सभी जो हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को वो करके सीखने दो। ठीक है, इंद्रियों के प्रशिक्षण, देख कर, सुना कर, दिखा कर, ठीक है, अब अपनी शारीरिक अंगों के प्रयोग करके उसे सीखने दो। प्रकृति का आधार, बालक को शिक्षा इस प्रकार मिलनी चाहिए कि वह उसके प्राकृतिक विकास में बाधा न बने बल्कि सहायक हो। ठीक है, बिल्कुल जो ऊपर हमने पढ़ा था, सभी विषय उसके आसपास के वातावरण से, उसकी लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, जो उसके प्राकृतिक विकास में सहायक बने। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक।